नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है, मेनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को फोकस करके, लेकिन ये और भी आपके एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पूछे जा चुके या इसी तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनका एक संकलन लेके हम प्रस्तुत हुए हैं और हर क्वेश्चन का हम बारीकी से एनालिसिस करके बहुत सारे फैक्ट्स निकाल कर आपको देते हैं। तो आज भी ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें लगभग हम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो और अदर फैक्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने ई गवर्नेंस पहल आप बोल सकते हैं शुरू किया था? विच स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ई गवर्नेंस इन इंडिया? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है आपका ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा भारत में हुआ है और गवर्नमेंट इसको और बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है ना। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या आपके टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में कैसा यूज़ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से बनने चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम देखेंगे दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है, ए अर्थात केरल। इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ए अर्थात केरल। याद रखेंगे, केरल भारत का पहला राज्य है जहां ई गवर्नेंस पहल शुरू हुई थी। क्लियर है? याद रखेंगे, केरल में लगभग 2023 में है वो ई गवर्नेंस योजना अपनाने वाला है या ई गवर्नेंस को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। अब ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। बहुत बड़ा टॉपिक है ई गवर्नेंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कुछ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ई गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या इसको स्मार्ट गवर्नेंस भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? स्मार्ट गवर्नेंस बोलते हैं। याद रखेंगे, ई गवर्नेंस को फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और इसको और क्या बोलते हैं तो स्मार्ट गवर्नेंस भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो है, ये आपकी एक पहल है कि जो सरकार है, सरकारी कार्यों में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना है ना, शासन को और भी अच्छा बनाने के लिए या शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ई शासन या ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ई शासन को अपने भारत में, है ना, भारत में ई शासन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। इसको याद रखिएगा, इसका नाम है NEP। ठीक है, याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस, NEGP है यहाँ पे, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, यानी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ये याद रखिएगा, ये कब शुरू की गई है दोस्तों? तो ये शुरू की 2006 में, है ना। ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 2006 में भारत सरकार के द्वारा NEGP अर्थात नेशनल ई गवर्नेंस प्लान या फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब ई गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ सकता है कि भाई ई गवर्नेंस में कितने पिलर्स होते हैं या ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं। तो ये याद रखेंगे आप दोस्तों, जो ई गवर्नेंस है इसके टोटल 4 पिलर्स होते हैं, है ना, या 4 स्तंभ होते हैं। याद रखेंगे, ई गवर्नेंस के 4 पिलर या ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या क्या हैं? तो PRT, पीपल, प्रोसेस, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। है, अब
हिंदी में अगर देखें तो पीपल मतलब लोग, प्रोसेस मतलब कि प्रक्रिया, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, और टेक्नोलॉजी मतलब होता है तकनीक। तो याद रखेंगे ये क्या है, ई गवर्नेंस के 4 पिलर हैं। क्या है, तो इसका आंसर हमने देख लिया कि सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था ई गवर्नेंस, तो केरल ने 2023 में ये शुरू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खासी एंड गारो लैंग्वेजेस स्पीकिंग पॉपुलेशन इज फाउंड इन। खासी और गारो भाषा बोलने वाली आबादी कहाँ पाई जाती है? ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको गारो और खासी पहाड़ी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो ज्योग्राफी से संबंधित, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। गारो खासी पहाड़ी कहाँ पे है? अगर इसका ऑप्शन हम सबसे पहले देखते हैं तो ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी बिहार। इसका आंसर होने वाला है दोस्तों बी मेघालय। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेघालय जो है वहां पे गारो, खासी और जयंतिया नामक ये 3 पहाड़ियां हैं, है ना। गारो इसी क्रम में है दोस्तों, याद रखना, है ना। क्रम भी पूछ सकता है कि मेघालय की 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियों के क्रम क्या है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व में अगर हम जाएंगे तो गारो आएगी, फिर आती है आपकी खासी पहाड़ी, और फिर आती है दोस्तों जयंतिया पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है किसकी? मेघालय की। मेघालय पठार की, मेघालय की बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। इन पहाड़ियों में इसी नाम की जनजातियां रहती हैं। गारो पहाड़ी में रहती है आपकी गारो जनजाति, ना, गारो जनजाति। खासी पहाड़ी में खासी जनजाति, और जयंतिया पहाड़ी में रहती है दोस्तों जयंतिया नामक जनजाति। क्या नामक क्या रहती है? जनजाति रहती है। तो ये पहाड़ी का नाम है, इस पहाड़ी में इसी नाम की जनजाति भी रहती है, और दोस्तों ये जनजाति इसी नाम की बोली भी बोलती है। गारो जनजाति गारो लैंग्वेज बोलती है दोस्तों, है ना। गारो खासी जो है वो खासी लैंग्वेज बोलती है, और जयंतिया जो है वो जयंतिया लैंग्वेज बोलती है। याद रखना कि क्वेश्चन जो बोल रहा है खासी एंड गारो लैंग्वेजेस स्पीकिंग पॉपुलेशन, मतलब कि खासी गारो बोलने वाली भाषा बोलने वाली आबादी कहाँ रहती है, तो याद रखेंगे कहाँ है भाई, इसका आंसर है मेघालय में। मैंने आपको बताया गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, उनमें गारो खासी जयंतिया नामक जनजाति पाई जाती है, जो गारो खासी जयंतिया नामक बोली या भाषा बोलती है। क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट पहाड़ी है जो आपका विश्व का, अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको ये वाला आंसर बता देती हूँ। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों मासिन राम, है ना। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, मेघालय में स्थित है दोस्तों। ये खासी पहाड़ी में ही, क्या नाम है? मासिन राम। मासिन राम मेघालय में खासी पहाड़ी में स्थित है, जहाँ विश्व सर्वाधिक वर्षा होती। यहीं पे चेरापूंजी भी, चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो ये कहाँ है? ये दोनों खासी पहाड़ी में स्थित है। क्लियर है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, लोकेशन इनकी मैप में देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये आपका हिस्ट्री से आ गया, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत, क्या बोल रहा है? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। विच मेडिवल इंडियन रूलर स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत? ऑप्शन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है शेर शाह, और डी है अकबर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट राजस्व व्यवस्था है पट्टा एवं कबूलियत, ये आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है शेर शाह सूरी। है, शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू करवाई थी। ठीक है, इसको देखते हैं पट्टा एवं कबूलियत क्या होता है। तो पट्टा जो है, पट्टा सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये राजस्व व्यवस्था या भू राजस्व को सुधारने के लिए, है ना, भू राजस्व सुधारने के लिए ये व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें मुख्यतः पट्टा और कबूलियत नामक 2 टर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे। पट्टा मतलब होता है
किसी भी व्यक्ति का उस भूमि पे अधिकार है, उसका एक जो लीगल दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, उसको कहते हैं पट्टा। तो पट्टा एक क्या होता है दोस्तों, कानूनी दस्तावेज होता है, जो क्या बताता है, किसी भी व्यक्ति का उस पर्टिकुलर भूमि पे अधिकार बताता है, ये होता है पट्टा। और कबूलियत क्या होता है, कबूलियत होता है दोस्तों समझौता होता है जो काश्तकार के द्वारा किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का भू राजस्व देने के लिए, उसको क्या कहते हैं, कबूलियत। तो कबूलियत क्या होता है, एक प्रकार का समझौता होता है। तो पट्टा एवं कबूलियत किसने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है ना हिस्ट्री में। तो इनके बारे में बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे, जिनमें 2-3 कार्य हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने लगे तो, है ना। तो शेरशाह सूरी में सबसे पहले इनका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो ये हम देखेंगे कि लगभग ये जो है वो गद्दी पर बैठे थे। अच्छा, ये मुगल शासन के बीच में ही इनका शासन चला है, जहाँ मुगल शासन जो है वो था, वहीं पे उस टाइम पे मुगल शासन के बीच में इनका शासन शुरू हुआ है। लगभग 1540 से लेकर 1545 तक ये सिंहासनारूढ़ रहे हैं या गद्दी पर बैठे हैं, है ना, इनका शासन चला है। ये जो है वो 1540 में हुमायूं को हराकर जो है ये गद्दी पर बैठे थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं को हराकर ये जो है गद्दी पर बैठे थे शेरशाह सूरी, आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके बाद हम बात करते हैं इनके द्वारा किए गए बहुत सारे काम में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये पूछा जाता है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी, है ना। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी किए हैं, राजस्व सुधार किया है और भी बहुत सारे क्षेत्र सुधार किया है। लेकिन इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए कि स्टार्ट किया था, जो कि है रुपया। सबसे पहले रुपए का यूज या रुपया का चलन शेरशाह सूरी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, जो आज अपन देखते हैं रुपीज वगैरह, है ना। तो ये इनिशियल स्टेज में किसने शुरू किया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने, क्लियर है। तो इनको अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है ना। तो इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे, अकबर ने जो नीतियाँ अपनाई हैं उसमें बहुत सारी नीतियाँ इनसे ही प्रभावित होकर या इनकी प्रभावित होकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये आपका साइंस से रिलेटेड हो गया, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है। किसकी गति, ध्वनि की गति। कहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो समुद्री जल में पूछ रहा है। तो याद रखेंगे स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में, मतलब कि अलग अलग जो है वो माध्यम में अलग अलग होते हैं। इसका आंसर, इसका पहले ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है 1948 मीटर पर सेकेंड, 1351 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड या 1498 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सी, अर्थात 1531 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1531 मीटर पर सेकेंड जो है वो समुद्री जल में क्या होती है, ध्वनि की गति होती है। स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड या ध्वनि की गति ये क्या होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है दोस्तों सॉलिड में, अर्थात ठोस में। ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है, लगभग 5500 से 1000 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति होती है ठोस में, ठीक है। इसके बाद इससे कम होती है जल में या लिक्विड में, आप बोल सकते हो, तरल में बोल सकते हो, है ना। तो इससे कम ध्वनि की गति होती है तरल में। जल में लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड ऊपर नीचे जल में इसकी गति होती है, अर्थात लिक्विड में होती है। और सबसे कम गति होती है दोस्तों गैस में, या आप बोल सकते हो वायु में, है ना। तो वायु में लगभग 343 मीटर पर सेकेंड जो है, अलग अलग उसमें
है ना। तो 343 मीटर पर सेकेंड आपकी गैस में ध्वनि की गति होती है। याद रखना है ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। एवरेज आप कम से कम जो है वो याद कर लेना, ताकि किसी भी चीज़ का पूछे तो आप बता सको। लोहे का पूछ ले, है ना, या जल का पूछ ले, जैसे उसमें समुद्री जल का पूछ लिया, या किसी गैस के बारे में पूछ ले, तो लगभग इससे ऊपर नीचे ही थोड़ा बहुत होगा, तो इसके बारे में आपको याद करना है। है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैक्यूम में जो है वो ध्वनि की गति कितनी होती है। तो दोस्तों वैक्यूम में ध्वनि की तरंगे ट्रैवल नहीं कर सकती हैं या चल नहीं सकती हैं। तो याद रखना वैक्यूम में ध्वनि की गति नहीं होती, ये 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वैक्यूम में ध्वनि तरंगे ट्रैवल नहीं कर सकती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? Which edition of the New Delhi World Book Fair will be organized recently? क्या अभी किया जा चुका है दोस्तों, है ना। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं, 50वां संस्करण, 51वां, 52वां और 53वां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 52वां संस्करण। है 52वां संस्करण जो है अभी हाल में आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। क्या नाम है इसका? इसको याद रखेंगे, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बोलते हैं NDWF। तो हो सकता है आपसे इससे भी प्रश्न बन जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। ये जो है वो प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेला है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों या साहित्य के बारे में चर्चा परिचर्चा होती है। राष्ट्रीय जो है ऑथर्स उनसे रिलेटेड या अंतर्राष्ट्रीय ऑथर से रिलेटेड, विभिन्न टाइप के जॉनर से रिलेटेड बुक्स हों या बच्चों से रिलेटेड जितनी ज़्यादा प्रकार की साहित्य हो सकते हैं या बुक्स हो सकते हैं, उन पे चर्चा परिचर्चा होती है काय में, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। तो इस वर्ष भी दोस्तों ये आयोजित किया गया था, 1 से 9 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था, है ना। कहाँ आयोजित किया गया था? तो नाम ही है इसका नई दिल्ली। दोस्तों ये नई दिल्ली को आयोजित किया गया था, लेकिन उसमें उसका वेन्यू कहाँ था, स्थान कहाँ था? तो याद रखना है भारत मंडपम, भारत मंडपम। भारत मंडपम में ये आयोजित किया गया था, इसको याद रखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी जो है इसकी सबसे पहले इसकी स्थापना या सबसे पहला जो ये हुआ था इसका संस्करण वो था 1972 में। 1972 में ये शुरू किया गया था और अभी 2025 में इसका दोस्तों 52वां संस्करण आयोजित किया गया है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये भी आपका करंट अफेयर्स और योजना से संबंधित है, तो उसको याद रखेंगे। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपके रिसेंटली वेयर वाज द चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च्ड? इसमें हम देखेंगे ऑप्शन मणिपुर है, नागालैंड, सी है असम और डी है मेघालय। तो इसमें दोस्तों चारों ही क्या है, उत्तर पूर्व के राज्य हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड देखेंगे कि नागालैंड में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। ये क्या है दोस्तों? तो ये एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य नागालैंड क्षेत्र के दूर दराज में रहने वाले या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले या कठिन भौगोलिक जो है वो एरियाज में रहने वाले लोगों तक जो अस्पताल की सुविधा है ना, उसको प्रोवाइड करवाना, हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई। ठीक है, इसमें थोड़े से एडवांस जो आपके हैं, जो जहाँ तक ग्रामीण नहीं पहुँच पाते ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो उनको उन तक ही पहुँचाया जाएगा, है ना। तो ये योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? नागालैंड के द्वारा। कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। योजना है ये 26 जनवरी 2025 को, और किसके द्वारा शुरू की?
तो ये नागालैंड के राज्यपाल के द्वारा शुरू है ना। नागालैंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी, है ना, फिर सीएम और आपके राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है वो ला गणेशन, है ना, ला गणेशन आपके राज्यपाल है कहाँ के? नागालैंड के। राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी, बताइए राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी, आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। लास्ट में एक बार फिर से हम इसको देख लेंगे। फिर इसका आता है सीएम है इसके कौन? आपके नेफ्यू रियो। अच्छा, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बोलती हूँ आप कमेंट करिए, मुझे वो आंसर मिलते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इसको जो है वो सीरियसली लीजिए और क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट के माध्यम से करने के लिए बोलती हूँ तो आप उसको कमेंट में करिएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं मिल पाएंगे। तो मैं इसका आंसर आपको बता ही देती हूँ, और भी क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे आप उनको कमेंट के माध्यम से बताना। तो राजधानी है इसकी दोस्तों कोहिमा, कोहिमा इसकी राजधानी है। देखिए आपको ही इसके आंसर नहीं मिल पाएंगे अगर आप कमेंट में नहीं बताएंगे, तो सही हो या गलत मैं आपको बता नहीं पाऊँ। कमेंट में जो पूछा जाए आप उसको ज़रूर बताएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, नील नदी का पानी किसमें गिरता है? इन विच डज द वाटर ऑफ नाइल रिवर फॉल। अर्थात इसका क्या मतलब है कि नील नदी का समापन कहाँ होता है ना। तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ए है विक्टोरिया झील, बी है हिंद महासागर, सी है भूमध्य सागर, या डी है तंगानिका झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है सी, भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर इसका सही आंसर है। अब हम नील नदी के बारे में बात करते हैं। तो नील नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर हम बोलते हैं। सबसे लंबी नदी है कौन सी? आपकी नील नदी, सबसे लंबी नदी की जो लंबाई है लगभग वो है 66-50 किलोमीटर, इसके आसपास जो है वो इसकी लंबाई है ना। ये किस महाद्वीप में बहती है? तो ये याद रखना है, ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसका उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? तो देखिए जो नील नदी है ये ना दो नदियों के संगम से मिलती है, एक है व्हाइट नील, एक है ब्लू नील, है ना। व्हाइट नील जो है दोस्तों, व्हाइट नील ये निकलती है आपकी विक्टोरिया झील से, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है विक्टोरिया झील, वहां से निकलती है आपकी व्हाइट नील, है ना। और दूसरी है आपकी ब्लू नील। ब्लू नील निकलती है ये टाना झील, टाना, ये कहाँ है दोस्तों? तो जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा में है, और जो टाना झील है ये इथोपिया में है ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर है, पहले आपकी व्हाइट नील निकल जाती है और बाद में ऊपर जो स्थित है इथोपिया, वहां से आपकी टाना झील से आपकी कहना चाहिए ब्लू नील निकलती है, और इन दोनों का संगम होता है कहाँ पे दोस्तों? तो सूडान की राजधानी खार्तूम के पास, ठीक है। खार्तूम की राजधानी है, सूडान की राजधानी है खार्तूम, उसके पास इन दोनों का संगम होता है और उससे बनती है नील नदी, ठीक है। और फिर ये बहती हुई अफ्रीका के उत्तरी देशों से बहती हुई और इजिप्ट के पास जाकर जो है वो कहाँ पे गिर जाती है? भूमध्य सागर में। तो मिस्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जो नील नदी के तट पर बसा हुआ है। है, इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये कौन कौन से जलप्रपात बनाती है इसके बारे में थोड़ा सा डेटा देख लेना आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट नदी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड हो गया। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल इक्वेलिटी मीन्स। ऑप्शन देखते हैं, केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान, मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए,
सी बोल रहा है शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, या डी बोल रहा है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डीप वाला है, लेकिन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो बहुत ही इजी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, डी, है ना, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो याद रखिए सामाजिक समानता का अर्थ यही होता है। अब अगर हम बात करें कि सामाजिक समानता या समानता की बात करें, तो आपको जैसे पता होगा कि हमारे संविधान में मूल अधिकार दिया हुआ है, जिसमें कि 6 मूल अधिकारों में सबसे पहला मूल अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है, जिसमें विभिन्न विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 14 में आता है आपका विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में जो है वो मेनली सामाजिक समानता की राज्य जो है धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म स्थान, 5 आधार हैं। धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, या सार्वजनिक स्थानों में लोगों को इन आधारों पर भेदभाव कर और जाने से नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में आता है दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता, या जो भी पब्लिक जो कहना चाहिए जॉब्स निकलती हैं, है ना, उसमें सबको समान अवसर मिलेंगे, किसी से भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 17 आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता की समाप्ति। ये आर्टिकल 17 में आता है। और आर्टिकल जो 18 है उसमें आता है उपाधियों का अंत या उपाधियों की समाप्ति। तो ये 14 से 18 तक समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका स्टैटिक जीके का हो जाएगा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, है ना, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा पुस्तक है, किसकी आत्मकथा पुस्तक है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, ए सत्यजीत रे, बी है सैम पित्रोदा, सी है हरिवंश राय बच्चन और डी है पीटी उषा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी, अर्थात हरिवंश राय बच्चन। तो बुक को अच्छे से देख लीजिए, ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है ना। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम दोस्तों ये एक ऐसी बुक है जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा अपने निजी जीवन के बहुत सारे अनुभव या निजी विचारों या उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर बात की गई। ठीक है, किसकी बुक है ये, हरिवंश राय बच्चन जी की। अब दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत सारी जो है वो रचनाएं हैं, बहुत सारी कृतियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। तो उनमें से कुछ अगर हम देख लें तो जैसे कि हो गया मधुबाला, मधुशाला, है ना, मधु कलश, और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। दोस्तों आदि शंकर एकेडमी के ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रुपेश सर द्वारा हिंदी को बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया गया है, जिसमें साहित्यकार की विभिन्न रचनाएं और डीप में पूरा हिंदी व्याकरण के रूप में समझाया गया है, जो आपके बड़े लेवल एग्जाम जैसे कि नेट जेआरएफ हो गया, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पीएससी हो गया, या फिर जो और भी वनडे एग्जाम्स है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी हरिवंश राय बच्चन जी और भी बहुत सारे जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है। फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट्स। ऑप्शन है केवल T20 मैच, केवल टेस्ट मैच, केवल एक दिवसीय मैच, टेस्ट और एक दिवसीय मैच दोनों। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है बी, अर्थात केवल टेस्ट मैच।
इससे पहले भी जो हमने क्लास ली थी बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड हमको मिल रहे हैं। जैसे अभी नील नदी वाला देखा था, तो नील नदी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पिछली जो वीडियो उसमें दे चुकी हूँ, जब उसका एक ऑप्शन आया था, है ना। तो सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। जैसे टेस्ट क्रिकेट से या क्रिकेट से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो देखे जा चुके हैं पिछले वीडियोस में भी टेस्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप जो क्रिकेट है, क्रिकेट का फॉर्मेट, जो जितने भी प्रकार के फॉर्मेट होते हैं उसमें नियम वगैरह या उससे संबंधित शब्दावली जो है आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमने देखा है केवल टेस्ट मैच। अब फॉलो ऑन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फॉलो ऑन क्या होता है? फॉलो ऑन एक प्रकार का नियम होता है जो बड़े फॉर्मेट के क्रिकेट मैचों में देखा जाता है ना। जैसे प्रथम श्रेणी क्रिकेट हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, जिसमें जो है वो 2 से अधिक पारियां खेली जाती हैं। तो फॉलो ऑन नियम होता है जैसे कि 2 टीम है ना, तो जब एक टीम बहुत ज़्यादा रन बना ले और उसके कंपैरिजन में दूसरी टीम जो है वो काफ़ी कम रन बनाए, तो पहली टीम द्वारा जो है वो दूसरी टीम को फॉलो ऑन दिया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे कि 2 टीम है, टीम ए और टीम बी, है ना। अब टीम ए ने सपोज करिए 500 रन बना लिए और टीम बी ने 200 रन बना लिए। तो दोस्तों टीम ए ने 500 रन बनाए हैं, टीम बी ने 200 रन बनाए हैं। तो अब जो है वो टीम ए के कप्तान द्वारा टीम बी को फॉलो ऑन दिया जा सकता है कि भैया आप आइए, दोबारा खेलिए और अपने रनों को बढ़ाने की कोशिश करिए या जीतने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया जाता है फॉलो ऑन। किसके द्वारा दिया जाता है? जिसके ज़्यादा रन है उस टीम के कप्तान द्वारा जो है वो दूसरी टीम को दिया जाता है, क्लियर है। तो ये किस में होगा? तो याद रखिएगा जो लंबे फॉर्मेट वाले क्रिकेट मैच होते हैं दोस्तों, उसी में फॉलो ऑन दिया जा सकता है, क्लियर है। तो ये आज के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, है ना। हमने लगभग आज 10 क्वेश्चंस देखे हैं, उसके पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं या उसके और भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स देखे हैं। आई होप आपको पूरे फैक्ट्स याद हो जाएं। आराम से उसको नोट्स बनाकर लिखिएगा, बार बार उसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। मैप के थ्रू, जो ज्योग्राफी के हैं उसको खासकर मैप के थ्रू देखना है। और जो भी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कमेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनको मुझे बताइए। अभी तक मुझे कोई भी कमेंट आंसर के फॉर्म पे नहीं मिला है, क्लियर है। तो आज के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई टेस्ट सीरीज के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जय हिंद, जय भारत।